सुबह का समय था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुर में सूरज की पहली किरणें सरसों के खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा मिट्टी की भीनी खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए आपस में हंस बोल रही थीं। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज गांव का माहौल कुछ अलग था। अचानक गांव की मुख्य गली से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया। अरे सुनो सुनो, सरिता दीदी और कविता दीदी आज फिर सिर्फ 10 रुपये में पनीर पिज्जा दे रही हैं। क्या? सच में? चलो जल्दी, नहीं तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। पिछली बार तो नंबर ही नहीं आया था। देखते ही देखते गांव के लोग उसी दिशा में दौड़ने लगे, जहां गांव के बीचों बीच बनी छोटी सी दुकान थी। लकड़ी के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दो बहनों की रसोई, और उसके नीचे लिखा था, आज का विशेष ताजा पनीर पिज्जा, सिर्फ 10 रुपए। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कोई किसान था, कोई मजदूर, कोई स्कूल का बच्चा और कोई बुजुर्ग। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर 18 साल की मीरा अपनी माँ के साथ सूखी रोटी और नमक खा रही थी। मीरा के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन मीरा ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। तभी बाहर से उसकी सहेली रानी की आवाज आई, मीरा जल्दी बाहर आ। मीरा बाहर निकली और बोली, क्या हुआ? आज फिर सरिता दीदी और कविता दीदी 10 रुपए में पनीर पिज्जा दे रही है। पूरा गांव वहीं जा रहा है। सच? हाँ, चल जल्दी, देर हुई तो खत्म हो जाएगा। मीरा तुरंत अंदर गई। उसने पुराने लोहे के डिब्बे से 10 रुपए का एक मोड़ा तोड़ा नोट निकाला। उसकी माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है बेटी? अम्मा, आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मीरा और रानी तेजी से दुकान की ओर चल पड़े। दुकान के सामने पहुंच गई। लाइन इतनी लंबी थी कि उसका आखिरी सिरा सड़क तक पहुंच चुका था। दुकान के अंदर दो बहनें बड़ी तेजी से काम कर रही थीं। पिज्जा की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। लोग बार बार कहते, इतना अच्छा पनीर पिज्जा सिर्फ 10 रुपये में कैसे मिल सकता है? करीब आधे घंटे बाद उसकी बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपये आगे बढ़ाए। सरिता दीदी ने मुस्कुराकर पैसे लिए और पूछा, पहली बार आई हो? जय, तो आज ऐसा स्वाद मिलेगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। कुछ ही क्षणों में गर्मा गर्म पनीर पिज्जा मीरा के हाथ में था। उसने पहला टुकड़ा जैसे ही मुंह में रखा, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। पनीर बेहद मुलायम था, सब्जियां ताजी थीं, बेस एकदम नरम और कुरकुरा था। मसालों की खुशबू ऐसी थी कि मन खुश हो गया। मीरा धीरे से बोली, इतना स्वादिष्ट पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। रानी हंसते हुए बोली, हा, अब समझी पूरा गांव यहाँ क्यों आता है। मीरा ने बिना कुछ कहे पूरा पिज्जा खत्म कर दिया। लेकिन उसके मन में स्वाद से भी बड़ा एक सवाल था। आखिर ये दोनों बहनें इतना अच्छा पनीर पिज्जा सिर्फ 10 रुपये में कैसे बेचती हैं? उधर सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ा होटल था। उस होटल का मालिक धनराज सिंह अपनी खाली कुर्सियों को देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने सामने लगी भीड़ देखी और दांत पीसते हुए कहा, जब तक ये दो बहनें यहाँ हैं, मेरे होटल में कोई ग्राहक नहीं आएगा। उसका नौकर बोला, मालिक कहें तो उनकी दुकान बंद करवा दें। नहीं, पहले उनका राज पता करो, फिर ऐसा वार करेंगे कि हमेशा के लिए उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उधर मीरा घर लौट रही थी। उसके हाथ में अपनी माँ के लिए बचाकर रखा हुआ पनीर पिज्जा था। लेकिन उसके दिल में अब एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक दिन मैं भी ऐसा खाना बनाऊंगी जिसे अमीर भी खाए और गरीब भी। घर पहुंचते ही उसने प्यार से आवाज लगाई, माँ देखो,
आज मैं आपके लिए कुछ खास लाई हूँ। मीरा ने पिज्जा का डिब्बा खोला, एक टुकड़ा माँ को दिया और दूसरा खुद लिया। दोनों ने साथ बैठकर पहला निवाला खाया। मीरा की माँ की आंखों में खुशी छलक आई। उन्होंने कहा, बेटी, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा मीठा तुम्हारा प्यार है। उस रात मीरा ने सिर्फ पिज्जा ही नहीं खाया, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना भी अपने दिल में संजो लिया। उसे अभी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा सपना एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह शिवपुर गांव में सूरज निकलने से पहले ही मीरा की आंख खुल गई। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर सरिता दीदी और कविता दीदी इतना स्वादिष्ट पनीर पिज्जा सिर्फ 10 रुपए में कैसे बेचती हैं? मीरा ने जल्दी से घर का सारा काम निपटाया, माँ के लिए चाय बनाई, आंगन साफ किया और फिर बोली, अम्मा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ध्यान से जाना बेटी। मीरा सीधी 2 बहनों की रसोई पहुंच गई। उस समय दुकान अभी खुल ही रही थी। सरिता दीदी आटा गूंथ रही थी और कविता दीदी ताजी सब्जियां काट रही थीं। नमस्ते दीदी। दोनों ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अरे मीरा, इतनी सुबह? मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, मुझे काम चाहिए। काम क्यों करना चाहती हो? मैं सीखना चाहती हूँ, खाना बनाना भी और मेहनत करना भी। काम आसान नहीं है। सुबह 4 बजे से रात तक मेहनत करनी पड़ती है। मैं हर मेहनत करने को तैयार हूँ। ठीक है, आज से तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, लेकिन पहले एक बात याद रखना, इस रसोई में झूठ, लालच और आलस की कोई जगह नहीं है। उस दिन से मीरा का नया सफर शुरू हो गया। सुबह सुबह वह कुएं से पानी भरकर लाती, लकड़ियां जमा करती, बर्तन साफ करती और सब्जियां धोती। धीरे धीरे वह आटा गूंथना भी सीख गई। गांव वाले रोज आते और कहते, दीदी 2 पनीर पिज्जा देना, मेरे लिए 4 पैक कर दो, बच्चों के लिए भी बना देना। भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक बात मीरा ने नोटिस की। हर शाम दुकान बंद होने के बाद दोनों बहनें एक पुराना लोहे का डिब्बा खोलती, उसमें से थोड़ा सा खास मसाला निकालकर अलग रख देती। मीरा सोचती, क्या यही उस स्वाद का राज है? लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। उधर गांव के दूसरे छोर पर धनराज सिंह अपने बड़े होटल में बैठा गुस्से से तिलमिला रहा था। होटल की सारी कुर्सियां खाली थीं। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आखिर लोग मेरे होटल में क्यों नहीं आते? उसका नौकर बोला, मालिक, सब लोग 10 रुपए वाला पनीर पिज्जा खाने चले जाते हैं। धनराज सिंह की आंखों में गुस्सा भर गया। आज रात पता लगाओ कि ये दोनों बहनें सामान कहां से लाती हैं और उनका राज क्या है। रात को उसके 2 आदमी चुपके से दुकान के पीछे छिप गए, लेकिन सरिता दीदी ने उन्हें दूर से ही देख लिया। उन्होंने धीरे से कविता से कहा, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। सच्चाई छिपती नहीं, लेकिन हर किसी को दिखाई भी नहीं देती। उधर मीरा यह सब सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अगली सुबह शिवपुर गांव में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन मीरा का मन बेचैन था। रात भर वह धनराज सिंह की बातों के बारे में सोचती रही। उसे लग रहा था कि वह कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। सूरज निकलने से पहले ही वह 2 बहनों की रसोई पहुंच गई। सरिता दीदी पहले से आटा गूंथ रही थीं और कविता दीदी ताजा पनीर काट रही थीं। मीरा ने धीरे से कहा, कल मैंने धनराज सिंह को कहते सुना कि वह आपकी दुकान बंद करवा देगा। सरिता दीदी मुस्कुराई। जिसका काम लोगों का पेट भरना हो, उसका रास्ता भगवान खुद बनाता है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका डर अभी भी कम नहीं हुआ। कुछ ही देर में दुकान खुल गई। हमेशा की तरह लंबी लाइन लग गई। गांव के बच्चे, किसान, मजदूर और बुजुर्ग सभी 10 रुपए का पनीर पिज्जा लेने आए थे।
तभी एक चमचमाती काली गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से धनराज सिंह उतरा। उसके साथ 2 सरकारी अधिकारी जैसे दिखने वाले लोग भी थे। धनराज सिंह ऊंची आवाज में बोला, आज जांच होगी। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। एक अधिकारी ने कहा, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ घटिया सामान इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। अरे हमने तो कभी ऐसा स्वाद नहीं खाया, ये झूठ है। लेकिन अधिकारी अंदर जाकर हर चीज देखने लगे। आटा, पनीर, सब्जियां, मसाले, सब कुछ बिल्कुल साफ और ताजा था। एक अधिकारी ने कहा, यहाँ तो सब कुछ नियम के अनुसार है। धनराज सिंह का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जाते जाते बोला, आज बच गई, लेकिन हमेशा नहीं बचोगी। उस रात दुकान बंद होने के बाद सरिता दीदी ने कहा, मीरा, आज तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? चलो, आज तुम्हें कुछ दिखाना है। तीनों गांव से बाहर पुराने रास्ते पर चलने लगीं। कुछ दूर जाकर वे एक छोटे से खेत के पास रुकीं। वहाँ कई तरह की सुगंधित जड़ी बूटियां उग रही थीं। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, दीदी, ये सब क्या है? कविता मुस्कुराई। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन जड़ी बूटियों से हम अपना खास मसाला बनाते हैं, लेकिन याद रखना, स्वाद का असली राज मसाले में नहीं, नियत में होता। मीरा ध्यान से सब सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दोनों बहनें सिर्फ खाना नहीं बनाती, बल्कि हर पिज्जा में अपना प्यार और मेहनत भी डालती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे धनराज सिंह का आदमी छिपा हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली थी। वह तुरंत भागकर धनराज सिंह के पास पहुंचा। मालिक, मुझे उनका राज्य मिल गया। धनराज सिंह हंसने लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब कल रात वो खेत हमारा होगा। अगली सुबह जब सरिता और कविता खेत पहुंची, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे खेत की जड़ी बूटियां उखाड़कर बर्बाद कर दी गई थीं। कुछ पौधों को आग लगा दी गई थी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, ये किसने किया? सरिता चुप रही, लेकिन कविता ने धीरे से कहा, यह काम धनराज सिंह के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसी समय गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। सब हैरान थे। एक बुजुर्ग बोले, जिसने भी ये किया है, उसने बहुत बड़ा पाप किया है। धनराज सिंह भी वहां आ गया। वह नकली दुख दिखाते हुए बोला, अरे कितना नुकसान हो गया। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि यह उसी की चाल थी। मीरा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। एक दिन सच सबके सामने आएगा। पहले अपनी दुकान बचा लो। यह कहकर वह वहां से चला गया। सरिता दीदी ने टूटे हुए पौधों को हाथ में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। अगर मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी बुराई हमें ज्यादा दिन रोक नहीं सकती। शिवपुर गांव में जड़ी बूटियों वाला खेत उजड़ने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के हर घर में बस इसी बात की चर्चा थी। किसने किया होगा ऐसा? 2 बहनों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं करेगा। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही उजड़ा हुआ खेत घूम रहा था। सुबह होते ही वह 2 बहनों की रसोई पहुंच गई। उसने देखा कि सरिता दीदी और कविता दीदी पहले की तरह मुस्कुराते हुए काम कर रही थी। मीरा हैरान होकर बोली, दीदी, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी आप लोग दुकान खोल रही हैं। सरिता दीदी मुस्कुराई। अगर हम आज दुकान बंद कर देंगे, तो गांव के कितने गरीब बच्चे भूखे रह जाएंगे। मुसीबत से डरकर रुक जाना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा निभाना उससे कहीं बड़ा काम है। इतने में दुकान के बाहर पहले से भी लंबी लाइन लग गई। एक बूढ़े बाबा बोले, आज मैं 5 पिज्जा लूंगा, 2 अपने लिए और 3 उन गरीब बच्चों के लिए जो खरीद नहीं सकते। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। उसी समय गांव के स्कूल के मास्टर जी भी आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर इन बहनों का साथ देंगे तो कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते ही देखते गांव के कई किसान अपने अपने खेतों से ताजी सब्जियां लेकर आ गए। कोई मुफ्त में टमाटर दे गया, कोई शिमला मिर्च, कोई दूध, तो कोई ताजा पनीर। एक किसान बोला, दीदी, अब यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं,
पूरे गांव की है। लेकिन उधर धनराज सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने आदमियों से कहा, जब तक ये दुकान चलती रहेगी मेरा होटल खाली रहेगा। अब आखिरी बार करना पड़ेगा। उस रात धनराज सिंह के आदमी चुपके से दुकान के पीछे पहुंचे। उन्होंने रसोई में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी पास में रहने वाले चौकीदार ने उन्हें देख लिया। कौन है वहाँ? यह सुनते ही वे भागने लगे। मीरा भी शोर सुनकर बाहर निकल आई। भागते भागते एक आदमी की जेब से सोने की घड़ी गिर गई। मीरा ने घड़ी उठाई। घड़ी के पीछे खुदा हुआ था धनराज सिंह। मीरा सब समझ गई। अगली सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा थे। सरपंच ने पूछा, मीरा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मीरा ने वह घड़ी सबके सामने रख दी। ये घड़ी कल रात दुकान के पीछे मिली है। धनराज सिंह घबरा गया। वह बोला, यह मेरी नहीं है। तभी उसका एक नौकर डरते डरते आगे आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। आग लगाने का आदेश धनराज सिंह ने ही दिया था। पूरा गांव सन्न रह गया। धनराज सिंह चिल्लाया, झूठ बोल रहा है। लेकिन नौकर ने सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसने खेत उजड़वाया, कैसे झूठी शिकायत करवाई और कैसे दुकान जलाने की योजना बनाई। गांव वाले गुस्से से भर उठे। शर्म करो, गरीबों का निवाला छीनते हो। सरपंच ने तुरंत फैसला सुनाया, आज से धनराज सिंह का होटल 1 महीने के लिए बंद रहेगा और उसे पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। धनराज सिंह पहली बार सिर झुकाकर खड़ा था। वह सरिता दीदी और कविता दीदी के सामने आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सरिता दीदी ने शांत आवाज में कहा, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। धनराज सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े।